हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस क्या है हार्ट की बीमारियों में या हार्ट की नलियों की बीमारियों में या हार्ट फेलियर में। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस से क्या मतलब है और सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस उसमें क्या डिफरेंस है, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये है कि बीमारी आई नहीं है, आने से पहले सिर्फ रिस्क फैक्टर है, उस स्टेज पे हमें दवा या ट्रीटमेंट चालू करने की ज़रूरत है या नहीं, उस समय किस पेशेंट में दवा देने की ज़रूरत है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है या उनके फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको कोई व्यसन है, उनको रिस्क फैक्टर्स है, तो वो हमसे पूछते हैं कि दवा देने की ज़रूरत है या नहीं स्टेज पे, और दवा देनी है तो कौन सी दवा देनी है, उसका एक्चुअल में फ़ायदा होगा या नहीं, और अगर हम प्रीमैच्योरली दवा चालू कर देंगे तो नुकसान क्या होगा। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि बीमारी का अटैक आने से पहले अगर हम दवा स्टार्ट करते हैं तो उसमें फ़ायदा है या नहीं है, और कौन से कैंडिडेट्स हैं जिसमें एक्चुअल में प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में दवा देनी चाहिए, खास करके खून पतला करने की दवा। हार्ट अटैक के बाद तो डेफिनेटली एक बार हार्ट अटैक आ गया तो ज़्यादातर सबको ही खून पतला करने की दवा चालू कर दी जाती है, पर अटैक आने से पहले खून पतला करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, ये सब देना ज़रूरी है या नहीं, और किन पेशेंट्स में एक्चुअल में देना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा। हालांकि लोग इस तरह से नहीं पूछते कि साहब प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में देना है या नहीं, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि मेरे को ये रिस्क फैक्टर्स हैं और मेरे को दवा देने की ज़रूरत है कि नहीं, क्या अच्छा होगा कि मैं ऑलरेडी दवा चालू कर दूं इस बीमारी के लिए, या मैं हार्ट अटैक के लिए खून पतला करने की दवा पहले से चालू कर दूं कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लोग हमें पूछते हैं, तो इसको हम आज इस टॉपिक में एड्रेस करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, उसमें वो या उनके इंटरनेशनल फ्रेंड्स इस कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। और डेफिनेटली मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि टॉपिक को एंड तक देखें, डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को, समझने को, एक कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। बेसिकली प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये है कि समझ लीजिए मेरी परिवार में किसी को हार्ट अटैक आया, मेरे फादर को या मेरे मदर को हार्ट अटैक आया, या मेरी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, जेनेटिक प्रोफाइल है, अटैक किसी को आया है, मुझे भी आने का चांस है, या समझ लीजिए मुझे डायबिटीज़ हो गई चालू, या मुझे हाइपरटेंशन हो गया, कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, कि मैं ड्रिंकिंग करता हूँ, कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मुझे हार्ट अटैक आने का रिस्क तो है। लेकिन क्या इसके लिए मुझे दवा चालू करने की ज़रूरत है या नहीं? जवाब है नहीं। अगर आपको हार्ट अटैक अभी तक नहीं आया है तो प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस के लिए हार्ट की दवाइयाँ चालू करने का ज़्यादातर इंडिकेशन नहीं है। आपको अगर बीपी है तो बीपी का ट्रीटमेंट लीजिए, शुगर है तो शुगर का ट्रीटमेंट लीजिए, व्यसन है तो व्यसन को कंट्रोल कीजिए, वजन है तो वजन को कम करने के लिए आप दवा ले सकते हैं, मेडिसिन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, तो उसके लिए आपको खून पतला करने की या हार्ट की दवा ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि अगर हम प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस के लिए दवा देते हैं, सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल वाली दवा ऐसी दवा है जिसको हम थोड़ा बहुत प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में दे सकते हैं, स्टैटिन जिनको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल घटाने के बदले भी कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। पर बाकी खून पतला करने वाली दवाओं का लिए काफ़ी जो भी स्टडीज़ हुए हैं उन्होंने ये शो किया है कि पेशेंट को उससे कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि जो रिस्क बेनिफिट रेशियो है वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को हम पहले से ही दवा चालू कर दें, ये मान के चले कि इस व्यक्ति को रिस्क फैक्टर है तो अगले 5 या 10 साल में इसको हार्ट अटैक आने का चांस 2%, 5%, 10% कुछ होगा, जितने रिस्क फैक्टर ज़्यादा होंगे उतना रिस्क ज़्यादा होगा। तो अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो अगर हम पहले से दवा चालू कर दें तो ये खून पतला करने की दवाओं में सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे शरीर का खून पतला करती है, सिर्फ एक जगह पे या सिर्फ हार्ट का खून तो पतला नहीं करती, पूरे शरीर का खून पतला करती है। तो कभी कभी इन दवाओं के रिएक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग इतनी डेंजरस भी हो सकती है कि इसमें व्यक्ति की जान जा सकती है। खासकर अगर ब्लीडिंग ब्रेन में हो जाए तो उसका कुछ ज़्यादा इलाज नहीं है, व्यक्ति की तुरंत जान जा सकती है। तो वैसे केसेस में आपको ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री या आपको कोई रिस्क फैक्टर्स है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, आपका वजन ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, कुछ भी है, उसके लिए आपको पहले से ही अगर हम खून पतला करने की दवा चालू कर दे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इनफैक्ट ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा और लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा होने के बदले नुकसान होगा। ऐसा इसलिए है कि आपको अटैक आने का रिस्क भले 2%, 4% हो, लेकिन उस दवा के साथ हर बीतते वर्ष के साथ रिस्क भी ज़्यादा होता है और हर बीतते वर्ष के साथ बढ़ते भी जाता है, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ते जाती है।
ये ब्लीडिंग वाले कॉम्प्लिकेशन उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं। तो अगर यंग पेशेंट को हम दवा देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें अटैक आने का ही चांस कम है, तो उसको वैसे फ़ायदा नहीं होगा। उम्र दराज पेशेंट में देते हैं तो उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि अटैक आने का रिस्क ज़्यादा है, लेकिन साथ में ब्लीडिंग रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर हम रिस्क बेनिफिट रेशियो की अगर बात करें कि एक तरफ रिस्क को हम एक तराजू के पाले में रखें और एक तरफ हम बेनिफिट को तराजू के पाले में रखें, तो ये एक तरह से बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आप माना जाता है कि पेशेंट को अपने हाल पर छोड़ दो, उसको सिर्फ रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बोलिए, उसको सिर्फ बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या जेनेटिक हिस्ट्री या जो भी चीज़ों में वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रिस्क फैक्टर को, उसको कंट्रोल करने को बोलिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने को बोलिए, रेगुलर डॉक्टर के पास जाइए, हर साल 2 साल में इको ट्रेडमिल कराइए, आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा एज़ कम्पेयर टू दवा स्टार्ट करने से। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि मेरी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, क्या मैं भी दवा स्टार्ट कर दूं? तो इसका इन सभी पेशेंट्स के लिए जवाब ये है कि प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में खून पतला करने की दवा का कुछ खास इंडिकेशन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वाली दवा के लिए कुछ ट्रायल्स हैं जो शो करते हैं कि प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में दिया जा सकता है, यानी हार्ट अटैक आने से पहले दिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी अगर व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल ज़्यादा हो या एचएससीआरपी जो कि एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है वो ज़्यादा हो तो दिया जाना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें अगर नहीं हो तो वैसे पेशेंट्स में भी, अगर पेशेंट का प्रोफाइल बहुत लो है, लो रिस्क है, कोई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है, तो ऐसे में उनको दवा देने का उसका भी कोई मतलब नहीं है। डायबिटीज़ एकमात्र सबसेट है जिसको हाई रिस्क ग्रुप में माना जाता है। अगर डायबिटीज़ पेशेंट को मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स के साथ है, यानी डायबिटीज़ के साथ उसको बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, उसको बाकी प्रॉब्लम्स भी है, वजन भी ज़्यादा है, तो वैसे में सिंगल एंटीप्लेटलेट चालू किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, पर हाँ वैसे केस में सिंगल एंटीप्लेटलेट अपन चालू कर सकते हैं। ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट में अटैक आने के बाद हम डबल एंटीप्लेटलेट देते हैं, यानी एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल दोनों देते हैं। इसमें हम सिंगल यानी एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल दोनों में से एक दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में, जिसमें एक आध रिस्क फैक्टर और ज़्यादा हो। पर ज़्यादातर गाइडलाइंस में यही पाया गया है कि प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में मेडिसिन देने में बहुत फ़ायदा नहीं है। खून पतला करने की दवा पहले से स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जितना हार्ट अटैक बचाने में या लकवा बचाने में वो मेडिसिन फ़ायदा करती है, उतना ही ब्लीडिंग करके वो नुकसान भी कर देती है। तो वैसे पेशेंट में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स हो, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो तो आप फिर भी दे सकते हैं। अगर एक आध रिस्क फैक्टर हो तो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा में एक और एडवांटेज ये है कि उसका थोड़ा साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, उसमें कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। ज़्यादातर लोग को अगर बहुत हाई डोज में दे तो थोड़ा मसल पेन हो सकता है, हाथ पाँव में दर्द होना, किसी किसी को लिवर का टॉक्सिसिटी हो सकता है, पर वो भी बहुत रेयर है। पर ये कंपेरेटिवली सेफर है, इसलिए इसको फिर भी थोड़ा प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में लूजली कई बार थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो तो भी दिया जा सकता है। खून पतला करने की दवा देनी है तो वो डेफिनेटली वैसे लोग को चालू नहीं करना चाहिए। इसका एक और एक्सेप्शन है, एक तो मैंने आपको कहा कि डायबिटिक पेशेंट में दिया जा सकता है, वो इसका एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक और एक्सेप्शन है कि अगर किसी का एंजियोग्राफी पहले हो गया है और उसमें 30, 40, 50% का ब्लॉकेज ऑलरेडी है, हार्ट अटैक नहीं आया लेकिन ब्लॉकेज है, तो दिया जा सकता है। तो वैसे केस में हम सिंगल एंटीप्लेटलेट एटलीस्ट दे सकते हैं। बहुत हाई रिस्क केस है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तो डबल एंटीप्लेटलेट भी दे सकते हैं। खासकर अगर पेशेंट को चलने फिरने में पेन हो रहा है, सांस फूल रही है, दर्द हो रहा है, तो डबल भी दे सकते हैं। पर एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड हो, इसमें से अगर सीटी एंजियो में पॉजिटिव हो, खासकर अगर रेगुलर एंजियो में पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली हम उसे वैल्यू देते हैं। सीटी एंजियो में अगर पॉजिटिव आता है तो उसको रिकन्फर्म करने के लिए रेगुलर एंजियो करना पड़ता है। पर अगर आपको एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेज है, अगर 5-10% है तो उसका वैल्यू नहीं है, पर अगर 30-40% से ज़्यादा है ब्लॉकेज और अटैक नहीं आया है तो फिर प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में आप खून पतला करने की दवा और कोलेस्ट्रॉल वाली दवा तो वैसे केस में देना ही देना है। कोलेस्ट्रॉल वाली दवा वैसे केस में अगर ब्लॉकेज ऑलरेडी 30-40% पहुँच गया है तो पक्का ही देना है, पर खून पतला करने की दवा वैसे केस में ऑप्शनल है। एक और सिनेरियो है जहाँ प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस की बात होती है कि पेशेंट को अगर धबकारी की प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे केसेस में क्या AICD डिवाइस इंडिकेटेड है या नहीं, क्योंकि AICD डिवाइस का मैंने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें बेसिकली हमने ये बात की थी कि ये डिवाइस जो है धबकारे की अगर अनियमितता हो तो उसको शॉक करके नॉर्मलाइज करता है। पर इस डिवाइस का भी यही है कि प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में इसको वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इंडिया में नहीं यूज़ किया जाता। प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस का इसमें मतलब ये है कि अगर बाई चांस किसी को धबकारे की अनियमितता नहीं हुई है, अभी तक कभी VTVF नहीं हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई कभी हो भी ना और वो अगर हो तो तुरंत उसको मैनेज हो जाए, पेशेंट को जान नहीं जाए, तो वैसे केसेस में कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनका पंप फंक्शन 35% से कम है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है या इनको ऐसी बीमारियां हैं जिसमें धबकारे की अनियमितता होने का चांस है, वहाँ पे AICD सिलेक्टेड केसेस में यूज़ कर सकते हैं। गलत नहीं, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो गाइडलाइंस के हिसाब से सही है।
इंडिया में ज़्यादातर हम प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस के लिए AICD डिवाइस को कम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ी कॉस्टली डिवाइस है। ज़्यादातर लोग अपने यहाँ इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं होते हैं और कॉस्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिप करने वाली पॉपुलेशन है। अपने यहाँ लोग बजट को ध्यान में रख के चलने वाले लोग हैं ज़्यादातर, तो इसके लिए लोग 3-3.5 लाख का डिवाइस आता है तो लोग करवाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए AICD डिवाइस को प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में बहुत कम केस में यूज़ किया जाता है इंडिया में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत यूज़ किया था, इंडिया में नहीं यूज़ किया था। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ किया जाता है, मतलब एक बार अगर धबकारी की अनियमितता हो गई या पेशेंट बिना कारण कहीं सडनली बेहोश हो गया और वैसे केस में अगर माना जा रहा है कि उसको धबकारे का प्रॉब्लम हो सकता है तो वहाँ पे आपको AICD डिवाइस को प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में तो प्राइमरी में तो वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे मैंने बोला करते हैं, सेकेंडरी में वहाँ पे आपको डेफिनेटली करना है कि एक बार प्रॉब्लम हो गई तो आपको डालना है, वो इंडिया में भी डालते हैं। पर नहीं हुआ है तो इंडिया में यूजली थोड़ा कम करते हैं, रीज़न फाइनेंशियल है रादर देन गाइडलाइन बेस्ड रीजंस। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। मैंने दो चीज़ों के बारे में बात करी, प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस अरिथमिया में और प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस आपका हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। हार्ट अटैक के पेशेंट में प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस सिलेक्टेड केसेस में इंडिकेटेड है, यानी डायबिटिक और जिन लोग की नली में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेज है वहाँ दिया जा सकता है। खून पतला करने की दवा सिंगल दे सकते हैं, डबल नहीं देना चाहिए ज़्यादातर केस में, और कोलेस्ट्रॉल वाली दवा दे सकते हैं। अरिथमिया के केस में आप दवा दे सकते हो, लेकिन AICD यूजुअली सेकेंडरी में प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं, प्राइमरी में देने का उतना ज़्यादा इंडिया में चलन नहीं है अभी तक। दवा से अरिथमिया वाले पेशेंट में अगर हाई रिस्क है तो दे सकते हैं। इस टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये था कि कोई भी दुर्घटना हो उससे पहले दवा देने का फ़ायदा है या नहीं, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की और होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप इसको समझ सकें, समझा सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, अपने पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर सकें, उनकी बीमारी को समझ सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग चैनल पे नए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को पूरा देखा। थैंक्स।